नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार हुआ तेज। भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार के लिए लगाई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रदेश में रामपुर खास और खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां। भाजपा और सपा सहित राजनीतिक दल और प्रत्याशी कर रहे हैं जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर जी को किया नमन। गोरखपुर में गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को दे रही है योजनाओं का लाभ। और उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने 27 करोड़ रुपए के अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा की करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर देखने को मिल रहा है। हर सियासी दल अपने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंजार, जामनगर, राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में अपने धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। राज्य में पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता मेहसाणा के खरालू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा ने उत्तर गुजरात में नर्मदा योजना के जरिए पानी नहीं पहुंचाया होता तो ये इलाका रेगिस्तान बन जाता। उत्तर गुजरात परिवर्तन ना करी होत, भारतीय जनता पार्टी ની સરકારો ના બનાવી હોત તો સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત આજે રણમાં બદલાઈ ગયું અને આ ભારતીય जनता पार्टी ની સરકાર आई, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી બન્યા અને નરેન્દ્રભાઈએ ખોરમ पे ચડેલી નર્મદા યોજનાને હાથમાં। वहीं इस चुनाव के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियां चुनावी मैदान में अपना पूरा पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। वो मेहसाणा और अहमदाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। देश में पहली बार लोगों को अधिक संख्या में मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जूनागढ़ जिले में स्वास्थ्य बूथ और पशु बूथ भी बनाए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जूनागढ़ जिले में 63.15% मतदान हुआ था। इस बार प्रशासन 80% से अधिक मतदान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और खतौली और रामपुर खास विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव के लिए प्रचार की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों के नेता और प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जनसभाएं करके मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने खतौली के मंसूरपुर क्षेत्र में किसान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को बढ़ावा देने, प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का आरोप लगाया है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी को जिताने की अपील की है। किसान संवाद रैली को पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु, किसान नेता अशोक बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक ने और साथ ही तेजेंद्र निर्वाल ने भी संबोधित किया। किसान समुदाय की बैठक थी। किसान वर्ग के किसान सम्मेलन के नाते, किसान संवाद के नाते कार्यक्रम था। लोगों ने अपने मन की बात कही है, कुछ उनके विषय हैं, उनके इशू हैं, उन इशू को सरकार तक पहुंचाएंगे और सबसे बहुत अच्छे मन से
सभी मंच पर बैठे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 तारीख को जो मतदान होना है, मतदान करने की अपील की है। और मुझे विश्वास है कि किसान समाज का पहले की तरह मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। किसानों से संबंधित काफी लोग इकट्ठे हुए थे, तो बैठ के बातचीत क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? जब चुनाव है तो सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपनी बात रखेंगे सबके बीच में। हम हर उपचुनाव में, हम चुनाव से ज्यादा मेहनत होती है और दोनों पक्षों से होती है। वो हमारी तरफ से भी है और वो दूसरी तरफ से भी है। वो भी घर घर घूम रहे हैं और हम भी घर घर घूम रहे हैं, और हम तो लगातार घूमते रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर वाले नेता गली में ला दिए, घर घर पहुंचा दिए। जो कभी हेलीकॉप्टर से हाथी लाते थे, आज वो गाँव गाँव में घूम रहे। हम तो गाँव में पैदा हुए, यहीं घूमेंगे। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी का प्रचार किया है। उन्होंने करहल क्षेत्र के ओछा गांव में जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट मांगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए यादव, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को रिझा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, डीएपी उर्वरक किसानों को महंगी मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की पहले से अच्छी जीत होने जा रही है। मुझे ये लगता है कि पहले से अच्छी जीत इस बार होने जा रही है। ओछा एक बहुत ही संत गुरु और ऋषियों की धरती रही है। यहाँ बहुत ही पुराने मेले लगते रहे हैं, और मेले इसीलिए लगते हैं कि लोग मिलजुल रहे हैं, और ये राजनीतिक मेला इसमें सब मिल गए हैं। और मैं तो कहूँगा जो नाराज हैं वो हो सकता है हमारी पार्टी के किसी नेता से नाराज हो। उनकी किसी की नाराजगी पार्टी से नहीं होगी, नेताजी से नहीं होगी, साइकिल से नहीं होगी। आपस में तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन नेताजी के प्रति या पार्टी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं। रामपुर खास विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के बीच अपनी लाचारी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि 27 महीने जेल में बंद करके भाजपा ने उनका राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया है। उन्होंने मतदाताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि एक बार फिर सपा को जिताकर वे आजम खां का राजनीतिक करियर बना सकते हैं। इस दौरान सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने अपनी जीत का दावा किया। आज हमारा और आपका वोट देना सिर्फ कानूनी और आईनी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि एक मजहबी जिम्मेदारी बन गई है, जिसको हमें पूरा करना है। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा। ये जलसा नहीं है आज, ये रोजा हिसाब है। तुमसे हिसाब लेने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस के मौके पर उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया और उसमें लिखा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके साहस और सिद्धांतों के साथ साथ आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के 347वें बलिदान दिवस पर गोरखपुर में जटाशंकर गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेका। कार्यक्रम में सिख समुदाय द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश के आजादी का ये अमृत महोत्सव त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा है। उन्होंने कहा, आजादी के समय सिख गुरुओं ने अहम भूमिका निभाई थी, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, गुरु श्री तेग बहादुर जी अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के प्रबल प्रतीक हैं। धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा को समर्पित उनका संपूर्ण जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा रहेगा।
सिख पंथ के 9वें गुरु, जिनके त्याग और बलिदान से भारत के रूप में आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं, सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 से अधिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोड़ों को प्रमाण पत्र के साथ उपहार भी भेंट किए। प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को 10,000 रुपए के समान उपहार और साथ ही वधु के खाते में 35,000 रुपए की राशि भी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भाजपा सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसका परिणाम सबके सामने है। बिना किसी भेदभाव के सबको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ाकर के 51,000 रुपया करके एक एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2 लाख बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। मऊ जिले में कल प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लगभग 20 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें जनपद की मऊ, घोसी और मधुबन सहित अन्य निकायों की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की। उन्होंने जनपद में नई परियोजनाओं के लिए जमीनों के चिन्हांकन कार्य का भी निरीक्षण किया। मऊ में मऊ जिले की कई नगर निकाय, जिसमें मऊ, घोसी, मधुबन सहित इनकी कई योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है। कई योजनाएं जो पहले शिलान्यास हुआ था उनका आज तैयार हो गई हैं, तो उनका लोकार्पण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे मकान तैयार हैं। उनमें से कुछ लाभार्थियों को यहाँ बुला करके उनको सांकेतिक रूप से मकान का कब्जा दिया गया है, चाबी दी गई है। हाथरस जनपद के सासनी में स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, सेवा, सुरक्षा, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति के भाव भी जगाए जा रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चे परिवार की तरह रह रहे हैं। महाविद्यालय के मुख्य अधिष्ठात्री
डॉक्टर पवित्रा ने बताया कि यहाँ बच्चों को और बच्चियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उन्हें आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाली छात्रा राधा ने बताया कि यहाँ हमारे मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। एक अन्य छात्रा ने बताया कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इसके लिए हमें जूडो, कराटे, लाठी आदि की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ये सन 1909 की स्थापित संस्था है जो कन्याओं की शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सेवा और ईश्वर भक्ति, देशभक्ति, सामाजिक भक्ति के भाव जगाने का निरंतर प्रयास कर रही है। और ये संस्था एक मात्र मैं सोचती हूँ ऐसी संस्था होगी जो 5 वर्ष की आयु से लेकर के और बड़ी आयु तक की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करती है। कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी सुरक्षा के लिए भी। यदि हमें कोई पकड़ लेता है तो हमें कराटे, लाठी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमें शिक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा, सामाजिक, आत्मिक और शारीरिक उन्नति तीनों के गुण मिलते हैं, जिसमें से आपने एक शारीरिक उन्नति का गुण तो देख ही लिया होगा और कभी अवसर मिलेगा तो आप आत्मिक और सामाजिक में भी बहुत सारी लड़कियां हैं गुरुकुल की जो निकल चुकी हैं और आगे ये भी निकलेंगी, तो ये सामाजिक उन्नति करेंगी हमारी। और गुरुकुल में जैसे बाहर आपने देखा होगा लड़कियाँ कॉलेज में जाती हैं तो माँ बाप असुरक्षित फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन गुरुकुल की लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गुरुकुल की लड़कियां खुद भी अपने आप में सुरक्षित महसूस करती हैं और माँ बाप तो फिर करते ही करते सुरक्षित हैं। समाचारों में अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काशी तमिल संगमम में अनेक संस्थाएं अपने तरीके से इस आयोजन में लोगों को जोड़ने में लगी हुई हैं। ऐसी ही एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसने कहानी के माध्यम से बच्चों को काशी और तमिल से जोड़ा है। एक अनोखा प्रयास है, अनूठा प्रयास है या भव्य प्रयास है, यह भी कह सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मुख्य केंद्र बनाया गया है और इस समय हम लोग इस सेमिनार हॉल में हैं, जहां पे स्कूली बच्चों को कहानी सुना रही थी। कहानी के माध्यम से तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चों ने कितना सीखा और इन्होंने कितना बताया, इस पर हम बात करेंगे। मैडम, आपने क्या क्या बताया बच्चों को अपनी कहानी के माध्यम से? आज हमने कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि कैसे तमिल और काशी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्र भूषण, फिर भी एक, और वो शक्ति है शिव शक्ति, जो हर हर महादेव 3 छोटे शब्दों से एक इतना बड़ा संगम बना देती है। तो कहानी के माध्यम से हमने बच्चों को संगम की और प्रदेश की, भिन्न प्रदेशों की जोड़ने की ताकत को बताया है। ये हमारे भविष्य हैं और इन्होंने जो सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा मैडम की कहानी से? हमने भी बहुत कुछ सीखा, जैसे तमिल और वाराणसी कैसे जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आते हैं यहाँ की संस्कृति को भी जानने के लिए और वहाँ की चीज़ों को भी बताते हैं हम लोग को आके। इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हम कैसे एक साथ एक जगह कैसे सिमिलैरिटीज़ को जानकर पहचान कर रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों के प्रति अपनी चीज़ों को बताएं और दूसरों की चीज़ों को जानें, ये सब चीज़ें। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के तहत कल आध्यात्मिक विषय पर एक सम्मेलन विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में त्रयंबकेश्वर हॉल में हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में उत्तर और दक्षिण भारत के विद्वत जनों ने आध्यात्मिक चर्चा की।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदू संस्कारों को वैज्ञानिक विधि से स्थापित करते हुए ब्रिटेन में प्रवासी हिंदुओं को दाह संस्कार की अनुमति संवैधानिक ढंग से दिलाई। इसी के साथ साथ तमिल से आए विद्वानों ने तमिल भाषा में वक्तव्य देते हुए उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदू संस्कारों और धार्मिक कृत्यों को एक रूपता की चर्चा की है। विश्व के जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से स्कॉलर मेरे पास आते रहे हैं और वो वेदों का क्या हिडन एस्पेक्ट है, सीक्रेट्स है, वो क्या है, डिवाइन एस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ते रहे हैं। காசி என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சியினை நமது பாரத பிரதமர் இந்த உலகம் எல்லாவற்றையும் பண்பாட்டையும் கலையையும் எல்லாவற்றுக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இது போன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்திகளை எல்லாம் தொகுத்து தமிழ்நாட்டு தொண்டர்களை எல்லாம் அழைத்து இந்த காசி மாநகரிலே இந்த காசி மாநகரத்திலே வீற்றிருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதர் விசாலாட்சியை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அற்புத ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். ஆர் பார்த்திபன், குன்றத்தூர், சென்னை. இதுக்கு முன்னாடி பல முறை காசிக்கு வந்திருக்கிறோம். அப்போ இருந்த கோயிலுக்கும் இப்போ இருந்த கோயிலுக்கும் பல மடங்கு வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ பார்க்குற காசி பூலோக கைலாயமாக இருக்கிறது. மிக அற்புதமான முறையில் இந்த திருக்கோயிலை சீரமைத்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் உலகெங்கும் உள்ள இந்துக்களுடைய இதயத்திலே நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள். நான் காஞ்சிபுரம், ஆனால் ஏகாம்பரத்தினுடைய அமைப்பு திருவாசகம் தேவாரம் படிக்கிறவங்க. ஆனால் காசிக்கு நானும் பல முறை வந்திருக்கிறேன். ஆனால் இப்பொழுது காசி பார்த்ததுக்கு இப்போ பார்த்ததுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுலேயும் எங்களுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அத்தனை மாநிலத்திலையும் எங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து इत्र की नगरी कन्नौज में लगभग 17 साल बाद कन्नौज महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले कन्नौज महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान किसानों को उन्नतशील खेती की जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा किसान मेला भी लगाया गया। महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, हेमंत ब्रजवासी जैसे कलाकार ने प्रस्तुति दी। साथ ही असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज महोत्सव में मनोरंजन के साथ ही सीखने का भी मौका मिलेगा। इस मंच के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी जीवंत किया जाएगा। अगले एक सप्ताह आनंद का समय रहेगा, मनोरंजन का समय रहेगा और उसके साथ साथ सीखने का समय भी रहेगा। कृषि उद्योग के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, तरक्की हुई है, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया गया है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर भी काम किया गया है और चर्चा भी होगी। और साथ साथ शाम को सांस्कृतिक संध्या होगी और सभी परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था बना के दी जा रही है जिससे कि हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत आसानी से आए, कम से कम खर्चे में आनंद उठाए और सुरक्षित बहुत अच्छा महसूस करते हुए अपने घर जाएं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को एक पहचान देना, यहाँ के इतिहास को यहाँ की नई पीढ़ी से अवगत कराना और साथ ही साथ हमारे जिले में तमाम सारे समूह, उन समूहों को उनके उत्पाद के बिक्री का एक प्लेटफॉर्म दिलाना इसका उद्देश्य है। और मुझे लगता है एक शानदार आयोजन यहाँ के ऊपर किया है। यहाँ के नागरिकों को भी उससे बहुत निश्चित रूप से एक पर्यटन भी उनको यहाँ मिले। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उत्कृष्ट सिनेमाई रंगों के साथ जारी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न सिर्फ शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, बल्कि इस मंच से कई सामाजिक सरोकारों के संदेश भी दिए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। यानी एक दिलकश दुनिया का महोत्सव
खुले दिल के साथ अपना जादू बिखेर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े फिल्मी महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में न सिर्फ शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, बल्कि इस मंच से कई सामाजिक सरोकारों के संदेश भी दिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था और अब स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर भी स्टार्ट हुआ है। सो ये क्लीन अप की बात की जा रही है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो धरती माँ को साफ रखना एक पेट्रियोटिज्म है। पेट्रियोटिज्म उसको भी कहते हैं कि कचरा ना फेंको, किसी ने फेंका तो शर्माओ मत, उठा के रख दो, उनको समझाओ। ये बातें घर में सीखने मिलता है, माता पिता बताते हैं, स्कूल में तो बताते हैं। वो ये बच्चों को वहां से पकड़ो जब छोटा है, क्योंकि जो हम छोड़ के जाएंगे उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बाबा का लेगेसी उनकी लेगेसी है, मेरा नहीं है। हम जब बाहर ट्रैवल करते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी कंट्रीज में इम्पॉसिबल सिचुएशंस में डेजर्ट्स के बीच में उन्होंने इतना कुछ इतना उन्होंने they've grown so much, they've used, but India as a country we have a lot of resources, so it's about sustainability। जितना हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे वो कैसे होगा, उसका पहला स्टेप सफाई होती है। इफ्फी ने इस बार बीच क्लीन अप प्रमोट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसे फिल्म इवेंट्स में बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है, आईबॉल्स रहते हैं, बहुत सारा लिखा जाता है और उस वक्त जब स्टार्स हमारे साथ जुड़ते हैं, गवर्नमेंट जुड़ती है और हम कोई कॉज के बारे में लोगों तक जाते हैं, तो वो लोगों के मन में और अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाती है कॉज। आज फिल्म महोत्सव में जहां रेड कार्पेट पर AR रहमान, आशा पारेख और शेखर कपूर सरीखी हस्तियों ने अपना जलवा बिखेरा, तो वहीं लोगों ने स्वादिष्ट और जायकेदार व्यंजनों का भी आनंद उठाया। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ था। हम लोग 9:30 स्टार्ट करते हैं एंड अप टू 11 वी आर हियर, राइट फ्रॉम टी, कॉफी टू बिरयानी, मील्स, स्नैक्स, एवरीथिंग, सब कुछ था और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था और हर चीज़ की सुविधा थी, इट वाज ओवरऑल बहुत अच्छा था। महोत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह की भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ आजादी क्वेस्ट का भी आयोजन किया गया है। आज़ादी से रिलेटेड बुक्स, उसी के साथ ही सिनेमा से रिलेटेड बुक्स लोगों के लिए रखी है, जो यहाँ पे कंसेशन रेट में उनको दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बुक्स है ये इससे हमारी देश की आज़ादी और हमारे सिनेमा का जो रिलेशन है वो भी एक तरह लोगों के सामने आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मास्टर क्लासेस में लोगों ने जहाँ सिने हस्तियों के अनुभवों को जाना, तो वहीं सिनेमा की बारीकियों को भी समझा। आजमगढ़ में खरीफ धान की कटाई के उपरांत कृषकों द्वारा फसल अवशेष और पराली को न जलाए जाने हेतु जागरूक किए जाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार के क्रम में भाजपा सांसद दिनेश यादव निलोहा ने लोगों को पराली न जलाने के तहत जागरूक करते हुए निःशुल्क डीकंपोजर और अन्य रसायनों का निःशुल्क वितरण किया। वहीं किसानों के खेत में पराली को नष्ट करने के लिए मल्चर और हैप्पी सीडर कृषि यंत्रों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर मुकेश कुमार उप कृषि निदेशक ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से खेतों में बहुत से जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष के उचित प्रबंधन और वेस्ट डीकंपोजर का प्रयोग कर फसल अवशेष को सड़ाते हुए कंपोस्ट के रूप में प्रयोग कर अपने खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। और अब बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार हुआ तेज, भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार के लिए लगाई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रदेश में रामपुर खास और खतौली विधानसभा सीट तथा मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर बढ़ी है सरगर्मियां। भाजपा और सपा सहित राजनीतिक दल और प्रत्याशी कर रहे हैं जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर जी को किया नमन। गोरखपुर में गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को दे रही है योजनाओं का लाभ।
और उन्नाव में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त, अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने 27 करोड़ रुपए की अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त कराया। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।